नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस क्वेश्चन में आपसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपके पास ये दो स्टेटमेंट है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। और दोनों स्टेटमेंट में आपको चूज करना है कि नॉट करेक्ट स्टेटमेंट यानी कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है आर्टिकल 246A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फुली एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि आर्टिकल 246 हमारी कंट्री में जो है उसके अंदर अमेंडमेंट करके ये बात की जा रही है कि अब सेंटर के पास यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के पास या पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है कि वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड लॉ बना सकती है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है लॉटरी एंड गैम्बलिंग आर टैक्सेबल अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। यानी कि जीएसटी एक्ट जो अब लेटेस्ट आया हुआ है 2017 में जो आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि अब लॉटरी और गैम्बलिंग जो होता है इसे टैक्सेबल एक्टिविटी के अंदर लाया जा रहा है इन दोनों को। तो अब आपको बताना है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस गलत नहीं है तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बोला जा रहा है ये है। तो गलत स्टेटमेंट चूज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर जीएसटी के बारे में डिटेल में बात करें तो 2017 में हमारी कंट्री में एक एक्ट आया था जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस एक्ट और इसके आर्टिकल 246A के अंदर जीएसटी के अंदर ये पावर दी गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब इसके रिगार्डिंग में यानी कि गुड्स और सर्विस टैक्स के रिगार्डिंग में लॉ बना सकती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें ये बोला जा रहा था आपसे कि गैम्बलिंग और लॉटरी के बारे में जो बात की जा रही थी, अब ये दोनों ही एक्टिविटी हैं, इन दोनों ही एक्टिविटी को अब टैक्सेबल इनकम के अंदर डाली जा रही है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि हमें चूज करना था नॉट करेक्ट, गलत स्टेटमेंट चूज करना था। तो आप ये कह सकते हो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। विद रेफरेंस टू कैंसर जीनोम्स एटलस TCGA प्रोग्राम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे कैंसर जीनोम एटलस के बारे में पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जा रहा है इट हैज इनिशिएटेड बाय द CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोम्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, जिसे शॉर्ट में बोल सकते हो IGIB। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बताया जा रहा है द डाटा जनरेटेड विल नॉट बी पब्लिकली अवेलेबल फॉर द एनीवन। यानी कि अगर हम दोनों स्टेटमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपको CSIR के अंदर एक जो इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर इस प्रोग्राम को या फिर ये इनिशिएटिव लिया गया उस इंस्टीट्यूशन का आपको नाम दिया गया है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोम्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो भी डाटा कलेक्ट होगा यानी कि एटलस प्रिपेयर किया जाएगा जीनोम्स को लेकर के, इसे पब्लिकली नहीं किसी को शो किया जाएगा यानी कि किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। तो दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको चूज करना है कि करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो अगर बात करें कैंसर से रिलेटेड जो जीनोम्स की तैयारी की जा रही है यानी कि एक डाटा कलेक्शन किया जा रहा है कि इंसान का एक जीनोम हमारी बॉडी के अंदर जीन्स के क्या क्या फीचर होते हैं और किस तरह से ये डिसीज वगैरह से टैकल करती है, कैसे हमारी इम्यून सिस्टम वर्क करता है, इसके रिगार्डिंग जो रिसर्च की जा रही जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है US बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन है नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। और हमारी कंट्री की बात करें कि नेशनल ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये दो इंस्टीट्यूशन ने मिलकर के ये काम करना शुरू किया है। तो यानी कि आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो आपको इंस्टीट्यूशन का नाम दे रखा था वो गलत है और इन्होंने ये काम 2006 में ही स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अच्छा उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि इसके अंदर जो भी डाटा कलेक्शन होगा यानी कि जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए या फिर जीनोम से रिलेटेड जो भी डाटा कलेक्शन किया जाएगा, जो एटलस प्रिपेयर किया जाएगा हमारी बॉडी से रिलेटेड, हमारी बॉडी में जो जीन्स वगैरह से रिलेटेड, इसे किसी के लिए ओपन नहीं रखा जाएगा, बल्कि ये बात गलत है। जबकि इस डाटा को यानी कि इस इंफॉर्मेशन को पब्लिकली अवेलेबल रखा जाएगा ताकि इस फील्ड में रिसर्च की जा सके और भी कई तरह की जो प्रॉब्लम आती है मेडिसिन फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, उसके लिए डायग्नोसिस तैयार किया जा सके, इसलिए ये पब्लिकली अवेलेबल रहेगा। दोनों स्टेटमेंट गलत है तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाता है।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पूछा जा रहा है, उसी के रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये शॉर्ट में एमपीसी भी बोल देते हैं हम लोग, कि एमपीसी ऑफ आरबीआई एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, कि इसके बारे में, इसके नेचर के बारे में बोला जा रहा है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि एमपीसी इज मैंडेटेड टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट 4% to 6% ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि सीपीआई को ध्यान में रखते हुए जिसका टारगेट जो होता है हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन का, कि 4% से लेकर के 6% तक का जो इन्फ्लेशन का टारगेट है इसके बीच में बना रहे, ये इसका मैंडेट है, यानी कि इसको ये काम करना, इसे अचीव करना इसका मेन मकसद है, इसका मेन वर्क है। तो ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉर टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है एमपीसी के रिगार्डिंग में, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो हमारी कंट्री में आरबीआई ये स्टेप लेती है, यानी कि आरबीआई एक्शन लेती है हमारी कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के, और उसी के पास ये टारगेट होता है कि हमारी कंट्री में जो इन्फ्लेशन का जो रेट होता है कि हमारी कंट्री में मेंटेन करके रखना 4 से 6% के बीच में, ये इसका मेन मकसद होता है, मेन टारगेट होता है। तो आप ये कह सकते हो सेकंड स्टेटमेंट जो आपको दे रखा है बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आरबीआई के पास जो गाइडलाइन होती है कि भी हमारा टारगेट मेंटेन करके रखना, ठीक है, यानी कि ये इसके रिगार्डिंग स्टेप लेती है, रेपो रेट वगैरह, इंटरेस्ट, बैंक रेट वगैरह को मेंटेन करके, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें आपसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बोला गया कि ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसे स्टैट्यूट करके हमारी कंट्री में लॉ पास करके इसे बनाया गया है। यानी कि हमारी कंट्री में जो आरबीआई एक्ट है 1934 के, उसके अंदर इसका एस्टेब्लिश्ड किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होने की वजह से और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से। विद रेफरेंस टू ग्रेट बैरियर रीफ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में पूछा जा रहा है, और उससे संबंधित यहां आपके पास ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज लोकेटेड ऑन द साउथ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का जो साउथ कोस्ट है वहां इसकी लोकेशन है ग्रेट बैरियर रीफ की। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है इट हैज बीन सिलेक्टेड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि इसे यूनेस्को के द्वारा कह सकते हो वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे डिक्लेयर कर दिया गया, ये आपसे बताया जा रहा है। ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है, अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट भी और सेकंड भी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो ग्रेट बैरियर रीफ की अगर लोकेशन की बात करें तो सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं कहां है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि भाई ये इसकी लोकेशन साउथ में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के इधर नीचे है, जो कि गलत है। इसकी लोकेशन इसका नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का इस वाले एरिया की अगर हम बात करें, इस एरिया में जो ये ग्रेट बैरियर रीफ है, यानी कि जो लोकेशन आपको दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर वो गलत दे रखा था, साउथ में नहीं, बल्कि आप ये कह सकते हो इसे ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाला जो पोर्शन है ऑस्ट्रेलिया का, इस एरिया में ये लोकेटेड है। तो आप समझ गए कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा वो बिल्कुल गलत हो गया, कुछ इस तरह का ये ऊपर से दिखाई देता है स्पेस वगैरह से। अच्छा, बाकी अगर डिटेल में स्टडी करें, डिटेल में जाने इसके बारे में, तो ये है कि आईयूसीएन ने अभी रिसेंटली जो हाईलाइट किया हुआ एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है कि ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुका है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से और टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पे जो भी स्पीसीज हैं इस पर्टिकुलर एरिया में उन्हें काफी प्रॉब्लम हो रही है, और यहाँ पे ये माना जा रहा है कि वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव एक्सपेक्टेड कोरल रीफ जो वगैरह इस एरिया में रहती है। मतलब ऐसा माना जाता है यहाँ 2900 से भी ज्यादा मतलब डिफरेंट टाइप के रीफ यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने का काम करती है। तो लोकेशन आपको बता दिया मैंने, इसका लोकेशन नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया के। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, इसे 1981 में ग्रेट बैरियर रीफ को हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें जो ये पर्टिकुलर जो स्पीसीज वगैरह होते हैं जो ये फॉर्म करते हैं एक तरह से, ये स्पेस वगैरह से भी ये चीज बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, ठीक है, इतना बड़ा साइज में आप कह सकते हो है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया ऑप्शन बी हो गया।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगेन एक क्वेश्चन है आपके पास और यहाँ आपके पास ये दो स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है और आपको चूज करना है ये करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। और ये जो क्वेश्चन है अभी रिसेंटली जो एक तरह से कैसे एक ऐसी पर्सनैलिटी जो अभी काफी न्यूज में, उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में कुछ इस तरह से, द ग्लोबल टीचर प्राइज इज ऑर्गेनाइज इन द पार्टनरशिप विद यूनेस्को, कि इंटरनेशनल लेवल पर एक अवार्ड दिया जाता है ग्लोबल टीचर प्राइज, और इसके बारे में बोला जा रहा है इस प्राइज को जो ऑर्गेनाइज करती है, प्रोवाइड करने का जो काम करती है, यूनेस्को मिलकर करती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अच्छा, दूसरा आपसे बोला जा रहा है द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरी रिपोर्ट एम टू मॉनिटर प्रोग्रेस टुवर्ड द टारगेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8, यानी SDG 8 जो है इंटरनेशनल लेवल पे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट 8 गोल जो है उसको अचीव करने में ये काम करती है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट बताया जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है और आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है बताइए क्वेश्चन। तो अगर हम ग्लोबल टीचर अवार्ड की बात करें तो हमारी कंट्री में महाराष्ट्र से ये जो टीचर आपके सामने जिनका नाम है रंजीत दिसाले, इनको ये अवार्ड दिया गया है 2020 का बेस्ट टीचर का अवार्ड आप बोल सकते हैं ग्लोबल लेवल पे, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबल टीचर प्राइज इनको दिया गया है। इस प्राइज में एक्चुअली होता क्या है कि $1 मिलियन प्राइज मनी दी जाती है, और ये जो प्राइज मनी होती है एजुकेशन सेक्टर में जो टीचर कोई एक्सेप्शनल मतलब बहुत अच्छा काम करता है उसे ये अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। और इसे प्रोवाइड करने का जो काम करती है यूनेस्को के साथ वर्के फाउंडेशन है, ये दोनों मिलकर के इस काम को करती है और ये किसी को इंटरनेशनल लेवल पे ये अवार्ड प्रोवाइड की जाती है। तो आप ये कह सकते हो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, यानी कि यूनेस्को के साथ इसकी पार्टनरशिप है इस प्राइज को ऑर्गेनाइज करने में, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला गया कि इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 को टारगेट करने के लिए, उस 8 को अचीव करने के लिए, उसे मॉनिटर करने के लिए ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरी रिपोर्ट मॉनिटर इसको करती है। जबकि ये टारगेट 8 को अचीव करने में नहीं बल्कि ये टारगेट 4 को अचीव करने के लिए, यानी कि आप ये कह सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 को अचीव करने के लिए ये रिपोर्ट काम आती है, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि इंश्योरिंग इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन टू प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, यानी सबके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना, सबके लिए एक्सेसिबल एजुकेशन हो, ये टारगेट रखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 के अंदर, ना कि 8 के अंदर। तो आप ये कह सकते हो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। और एक फैक्ट और है जो इन्हें ये जो प्राइस दी गई है, यानी कि आप ये कह सकते हैं इन्हें जो 1 मिलियन जो प्राइस मनी इन्हें मिली है, इन्होंने 50% जो इसका जो अमाउंट है उन्हें जो सेकंड रनअप जो टीचर है इंटरनेशनल लेवल पे उनको इन्होंने दे दिया, ताकि वो अपनी कंट्री में एजुकेशन के लेवल को बूस्ट करें, ठीक ठाक करें, उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपने 50% जो प्राइस मनी है उनके साथ शेयर कर दिया गया है। तो आप ये कह सकते हैं इस वजह से भी काफी पॉपुलर हो रहे हैं, और जिनका नाम है रंजीत सिंह दिसाले। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाता है। आज आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, ठीक है, 4 के बारे में पता लग गया कि एजुकेशन से रिलेटेड है, आपको ये बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 क्या है और ये किस टॉपिक के रिलेटेड है या किस टारगेट को अचीव करने से एसोसिएटेड है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जो क्वेश्चन पूछा है उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका रिप्लाई करिएगा। कोई सजेशन हो तो वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।